नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक बात तो हम सब जानते हैं कि ये प्रकृति का नियम है। जो जितना ऊपर चढ़ता है और जितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ता है वो उतनी ही तेज़ी से नीचे भी गिरता है। और राजनीति में, मौजूदा राजनीति में यही कहावत आपको बीजेपी पे एकदम सटीक बैठती नज़र आएगी, क्योंकि बीजेपी का जो चढ़ाव जितनी तेज़ी से हुआ है, विद इन 4 साल 2010 तक बीजेपी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थी, लेकिन 2010 से 14 के बीच इतनी तेज़ी से बीजेपी ऊपर चढ़ी कि आज लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज है। लेकिन मानने वाले ये मानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी का चढ़ाव हुआ है, जब गिरेगी बीजेपी तो उसी तरह से उतनी ही तेज़ी से गिरेगी भी। और एक बात और तय है, लोग कहेंगे कि भाई कांग्रेस पे ये क्यों नहीं लागू होता। कांग्रेस पे ये कहावत इसलिए लागू नहीं होती कि कांग्रेस स्ट्रगल से निकली हुई पार्टी है, फ्रीडम स्ट्रगल से निकली पार्टी थी। जो शुरुआती नेता थे जिन्होंने पार्टी को आज़ादी के बाद चलाया, देश को संभाला, वो निकले थे स्ट्रगल से, फ्रीडम स्ट्रगल से। वो जानते थे कि घिस घिस के हमने ये आज़ादी पाई है, उसकी वैल्यू करते थे। लेकिन जो 4 साल में इंस्टेंट जो कहते हैं ना, वो जो निकल गया चिराग में से, वो इस चीज़ की वैल्यू नहीं कर सकता। खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें बिन मांगे मुरादें मिलती रही। जब वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब भी उन्हें मालूम नहीं था, कोई बहुत बड़ा मेहनत या बहुत कुछ स्ट्रगल नहीं किया था उन्होंने, मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन बन गए। किस्मत के बहुत धनी है और बहुत चालाक स्ट्रेटजिस्ट है। अपनी किसी विरोधी को पार्टी के अंदर उगने का मौका नहीं देते, ऊपर बढ़ने का मौका नहीं देते। इसलिए ना मुख्यमंत्री के वक्त में कोई चैलेंज कर पाया, ना अभी प्रधानमंत्री के तौर पर कोई, मैं बीजेपी के अंदर की बात कर रहा हूँ, कोई चैलेंज कर पा रहा। लेकिन जानने वाले ये भी कहते हैं कि बीजेपी के जो पतन का सबसे बड़ा कारण होगा, वो कारण खुद नरेंद्र मोदी होंगे। क्योंकि इस वक्त बीजेपी जो है वो पार्टी के रूप में नहीं जानी जाती। लोग जो वोट करते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते, न खुद पार्टी बीजेपी के लिए वोट मांगती है। वोट मांगा जाता है और दिया जाता है नरेंद्र मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पर हर चुनाव लड़ा जाता है, हर चीज़ मोदी के नाम की जाती है। सरकार का कोई भी काम हो, उसका क्रेडिट मोदी को जाता है। नरेंद्र मोदी 75 साल के हो चुके हैं। मोस्टली माना ये जा सकता है कि उनकी आखिरी टर्म है, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव के वक्त वो 79 के होंगे। अब 75 का फॉर्मूला तो उन्होंने सिर्फ आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तक सीमित कर दिया, लेकिन शायद 79 का फॉलो करेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। तब क्या होगा बीजेपी का? तब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तब, जैसे ही मोदी हटेंगे, बीजेपी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। बीजेपी का जो महल है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और ये मोदी ने अपने आप को बनाए रखने के लिए बीजेपी के अंदर जो एक ट्रेंड शुरू किया है, इस गलत ट्रेंड इसको आप कह सकते हो, ये बीजेपी को फिर से वहाँ ना पहुँचा दे जहाँ एक वक्त में अटल आडवाणी के टाइम पे हुआ करती थी, यानी 2 सीट पर। उसकी वजह यह है कि मोदी ने कभी भी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया। हमेशा कहा यह जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि संगठन व्यक्ति से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को जानबूझकर संगठन से बड़ा किया गया। प्लानिंग के साथ व्यक्ति को संगठन से बड़ा कर दिया गया। आज मोदी के सामने बीजेपी हो, आरएसएस हो, वीएचपी हो या बजरंग दल हो, सब बौने लगते हैं। आज बीजेपी की पहचान बीजेपी नहीं है, कमल का निशान नहीं है। आज बीजेपी की पहचान मोदी है। आज कहीं भी कुछ भी आदमी, कोई आम आदमी भी डिस्कस करता है तो बीजेपी डिस्कस नहीं करता, मोदी कह के डिस्कस करता है कि मोदी ने ये सही किया, मोदी ने ये गलत किया। यहाँ तक कि राज्य सरकारें भी जहाँ जीतती हारती हैं वहाँ मोदी को कहा जाता है। अगर बीजेपी जीतती है तो कहते हैं कि मोदी जीत जाएगा, अगर हारने वाली होती है तो कहते हैं मोदी हारेगा। ये कॉमन लैंग्वेज है आज की डेट में, क्योंकि इतना बड़ा बना दिया गया है अपने आप को संगठन से। मैं आज ये बात इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि इसी फॉर्मूले को 2 लोगों ने फॉलो किया है। एक फॉलो करने की कोशिश कर रहा है और एक कर चुका है। जो पहला है, जो कर चुका है, वो है योगी आदित्यनाथ। अब आप देखिए,
मोदी के विकल्प के तौर पे बीजेपी में अभी से आवाज़ें उठने लगती है कि हमें योगी मॉडल चाहिए, हमें योगी मॉडल चाहिए। खास करके ये जो नफ़रती जो एलिमेंट्स है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने की काम करते हैं, इनको हर जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह इन्हें योगी मॉडल चाहिए, यानी बुलडोज़र मॉडल। तो उत्तर प्रदेश में ही सही, पर योगी ने अपने आप को पार्टी से ऊपर कर लिया है। वहाँ योगी ने मोदी के जो तरीका है उसी को फॉलो करते हुए अपने आप को ऊपर कर दिया, इसलिए ज़ोर लगा लिया, मोदी शाह की जोड़ी ने ज़ोर लगा लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और यही बात चुभती है दिल्ली में बैठे गुजरात के जो लोग हैं कि आखिरकार मोदी तो माना जानबूझ के बड़ा किया गया पार्टी से, योगी आदित्यनाथ कैसे अपने आप को पार्टी से ऊपर कर सकते हैं, वो कैसे मोदी के चैलेंजर के तौर पर खड़े हो सकते हैं। इसीलिए कवायद देखिए क्या की जा रही है, जहाँ जहाँ लोग फिट किए जा रहे हैं संस्थाओं पे, सब जगह वो अमित शाह के लोग क्यों फिट किए जा रहे हैं, इसीलिए किए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त दरअसल बहुत बड़े चैलेंजर बन चुके हैं, मोदी के लिए भी और शाह के लिए भी। अब इसी मॉडल को एक और शख्स मुझे बीजेपी में फॉलो करता नज़र आ रहा है, और उस शख्स का नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा भी अपने आप को बीजेपी से ऊपर समझने लगे हैं? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा भी ये मान बैठे हैं कि असम में बीजेपी मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा और हिमंता बिस्वा शर्मा मतलब बीजेपी, या बीजेपी से ऊपर है? संघ के अंदर से हिमंता बिस्वा शर्मा के जो काम करने का तरीका है और जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा धड़ल्ले से, उसको लेकर आरएसएस में बहुत नाराज़गी है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हिमंता बिस्वा शर्मा आरएसएस की नाराज़गी लेने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है, मुझे समझ में आ रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा भी ये मान चुके हैं कि बीजेपी जो है असम में उनकी वजह से है, ना कि वो बीजेपी की वजह से। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस से बड़े थे, अब वो बीजेपी में हैं तो बीजेपी में से भी बड़े हैं। और उनकी बातों से ये जो चीज़ है वो झलकती है। That's good. I mean, if Congress party elevated me to a institution, then I should feel happy. I offer my deep thanks to deep gratitude to him that instead of fighting with a party, he said he is fighting with an individual. That means today I have become an institution. I am not so. But anyway, if you get a compliment, you should thanks. But a lot of Congress leaders that have come, from Congress to BJP. I think today evening also lot of Congress people will join. So Congress is saying that you have posed on their leaders. Just I am going to have each and every Hindu people in the fold of BJP. That is my mission. Because Hindus should be united. So one of my mission in life is to unite Hindu Samaj. So why people should be in Congress party and do anti-Hindu activity. So they should come to their natural home. तेज बारिश के बावजूद काफी सारे लोग 30,000 से ज्यादा लोग आए आपके साथ। देखिए सारे तो लोग हैं, कोई मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे लोग मुझे आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो असम के लिए काम किए, विकास किए, तो सारे लोग मोदी जी को वोट देगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। अब देखिए गौरव गोगोई को थैंक यू कह रहे हैं, सटायर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बता रहे हैं कि उन्हें गौरव गोगोई के बहाने बता रहे हैं कि वो दरअसल संस्था से बड़े हो गए हैं। क्योंकि जब दिल्ली में हराने की बात आती है, विपक्ष जब बात करता है, हमला करता है, तो मोदी सरकार कहता है, मोदी सरकार को हटाएंगे, मोदी को हटाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अब आप मुख्यमंत्री हो उस प्रदेश के, तो जो अपोजिशन लीडर है वो तो यही कहे ना कि हिमंता सरकार को हटाना हमारी प्राथमिकता है। अब उसे अपने कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने मुझे संस्था से बड़ा बना लिया है तो थैंक यू वेरी मच। ये किसी हम्बल कार्यकर्ता का तरीका तो नहीं होता, और ख़ास करके हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो कांग्रेस से बीजेपी में है, जो बीजेपी के ओरिजिनली नहीं है।
और अब जिस तरह से कांग्रेस की एक पूरी फौज बीजेपी में शामिल कर लिया उन्होंने, तो क्या उन्हें ये लगने लगा है कि बीजेपी में वही होगा असम में जो मैं चाहूँगा? क्योंकि उनकी बातों में जो एक एरोगेंस दिखती है वो तो यही बताती है। जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम डोमिनेट सीटों पर ना लड़ने का ऐलान किया वो भी बीजेपी को हैरान करने वाला था, क्योंकि कोई ऊपर से डिस्कस करके उन्होंने ये ऐलान नहीं किया था। उसके बाद जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना पूरा फोकस गौरव गोगोई पर शिफ्ट कर दिया, इंटायर अपोजिशन को छोड़कर सिर्फ गौरव गोगोई पर निशाना लगाते रहे और अभी भी लगा रहे हैं, वो भी न बीजेपी को जम रहा है न संघ को जम रहा है। इसलिए संघ के लोगों ने असम में अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन बदकिस्मती देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा की कि जिस उम्मीद में वो काम कर रहे थे वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, उल्टा समूचा विपक्ष एकजुट हो गया और इस समूचे एकजुट विपक्ष ने हिमंता बिस्वा शर्मा की नींद तो हराम कर दी है। अंत में जाके हमने कांग्रेस पार्टी ने लगभग 100 सीटों पर अभी तक लड़ने के लिए तैयारी की है और 26 सीट अभी तक हमने अपने विभिन्न विरोधी दलों को उनको अपने प्रत्याशी आगे बढ़ाने के लिए हमने दिए हैं। 26 सीटों में से 2 सीटों पर भी अभी भी हमारा एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होने वाला है और इसीलिए इस समय में बीजेपी बहुत भयभीत है। उनका जो पूरा पॉलिटिकल कैलकुलेशन था, राजनीतिक जो उनका पूरा सोच था, उस पर अब बहुत फेरबदल हो रही है। उनको भी ये भरोसा नहीं था कि हम अब सारे विरोधी दल एकजुट होंगे, लेकिन यही असम के लोग चाहते थे और इसीलिए असम के लोगों की इच्छा अनुसार हम एकजुट हुए हैं। रास्ता कठिन, बहुत कठिन है हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए। मैं ये बात पहले से कह चुका हूँ, हालांकि कोई पंडित मेरी बात से सहमत नहीं था। अब धीरे धीरे लग रहा है अब कुछ लोग सहमत होने लगे हैं, क्योंकि यूनाइटेड अपोजिशन कैसे बड़ी से बड़ी दीवार ढा सकता है, ये हमको 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। जब इंडिया गठबंधन बना तो वो जो एक मोदी फैक्टर, जो 400 पार की उम्मीद लगाए बैठे थे, 400 पार का नारा लगा रहे थे, अकेले इंडिया गठबंधन बनने से वो 240 पर सिमट गया। उसके बाद देश को लीडर ऑफ अपोजिशन मिला, डायनामिक लीडर ऑफ अपोजिशन मिला, जिसने इस वक्त प्रधानमंत्री और पूरी सरकार की नाक में दम किया हुआ है। और असम की बदकिस्मती या हिमंता बिस्वा शर्मा की बदकिस्मती ये है कि असम को लेकर भी राहुल गांधी बड़े टची हैं, बड़ा पर्सनल उनका कनेक्शन है। आप याद कीजिए, मोदी, शाह या फिर जो अडानी, अंबानी, इन सब को छोड़कर राहुल गांधी ने किसी बीजेपी नेता को कभी कोई निशाना बनाया है या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है? अकेले हिमंता बिस्वा शर्मा है जिसे राहुल गांधी ने देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। अकेले हिमंता बिस्वा शर्मा है पूरी बीजेपी में, इंक्लूडिंग मोदी, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा है कि इनका जेल जाना तय है। याद रखिएगा, राहुल गांधी ने ना अमित शाह के बारे में ऐसा कहा, ना प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसा कहा, ना किसी और के बारे में ऐसा कहा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में ये कहा है कि उनका जेल जाना तय है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि असम का चुनाव राहुल गांधी को कितना पर्सनली जो है वो अट्रैक्ट किए है, या राहुल गांधी कितना पर्सनली ले रहे हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी को जब स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वहाँ से समझ में आ रहा था कि राहुल गांधी या कांग्रेस असम के चुनाव को, जिसे हारी हुई बाजी पंडित कह रहे थे कांग्रेस के लिए, उसे बदलने में पूरी का पूरे जोर लगा रही है या पूरी अपनी ताकत लगा रही है। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रचार के लिए असम जाना है। आप देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, नॉमिनेशन हो रहा है। जहां कांग्रेस मशहूर है इस बात के लिए कि वो जो है वो गुटबाजी में बटी होती है, जैसे ही टिकट मिलता है वहाँ बगावत हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। उस कांग्रेस में तो कोई बगावत नहीं हुई। हाँ, जिनको छोड़ के जाना था वो टाइमली छोड़ के चले गए, कांग्रेस के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो हिमंता शर्मा दावा कर रहे थे कि उनके यहाँ पर कोई बगावत नहीं होगी, वहाँ बगावत कोई छोटे लेवल की नहीं हो रही, बहुत बड़े लेवल की हो रही है। और बीजेपी के नेता, खुद नाराज़ नेता, हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा का इस्तेमाल तो शायद अपोजिशन भी नहीं करती।
वहाँ के खुद के बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज कर रहे हैं। जातिगत समीकरण टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हिमंता बिस्वा शर्मा ने दरकिनार कर दिया। जहाँ पर ओहम जाति का डोमिनेंस है वहाँ पर बाहरी लोगों को ज़्यादा टिकट दिए गए। इस तरह के आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा पे लग रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप तो ये लग रहा है कि कांग्रेसीकरण पूरा बीजेपी का कर दिया है और जिस कार्यकर्ता ने असम में बीजेपी को खड़ा किया था उस कार्यकर्ता की टिकट वितरण में न कोई से है, ना कहीं कोई नाम है, ना ही उनके लिए कोई जगह फिलहाल न पार्टी में दिख रही है न सरकार में दिख रही है। वो कहने लगे हैं कि क्या हम सिर्फ दरी और कुर्सी बिछाने के लिए है या हमें भी कभी सत्ता में भागीदारी का मौका मिलेगा, क्योंकि बीजेपी में मोदी जी ने एक ट्रेंड साबित किया है कि भाई किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वो एक इस देश को मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता भी पहली बार का विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है। सब जगह तो ये है, लेकिन असम में पार्टी कार्यकर्ता को अब कार्यकर्ता में भी दोयम दर्जे का जो है वो उनके साथ सलूक हो रहा है, क्योंकि प्रथम श्रेणी में तो वो कार्यकर्ता आ गए हैं, वो सपोर्टर आ गए हैं जो कांग्रेसी नेताओं के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। अब प्रथम श्रेणी में उनको बिठाया जाता है, उनको रखा जाता है। जो बीजेपी के पुराने लोग हैं उन्हें अब द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। ये बीजेपी की हालत फिलहाल असम में है। अब दिक्कत यह है कि अगर ऐसे में कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा जीत जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपी और महाराष्ट्र के बाद असम तीसरा राज्य ऐसा होगा जो उत्तराधिकारी की लड़ाई में अमित शाह के लिए एक चैलेंज खड़ा करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार।